नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है द्विवेदी युगीन कवि और उनका कृतित्व। द्विवेदी युग की काव्य समृद्धि में अनेक कवियों का योगदान रहा है। उनमें पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सन्नेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, बालमुकुंद गुप्त, भगवान दीन, आमिर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरिधर शर्मा नवरत्न, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद, गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे, लोकमणि, सत्यशरण रसूड़ी, मन्नन द्विवेदी, पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी, शिव कुमार त्रिपाठी, पार्वती देवी, तोष कुमारी आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रसाद, पंत, निराला ने भी इसी युग में कविता लिखना प्रारंभ किया था, किंतु इनकी काव्य कला का वास्तविक विकास आगे चलकर हुआ। यद्यपि उल्लेखित सभी कवियों की रचनाएं इस युग की पूंजी हैं, फिर भी प्रतिनिधि कवि के रूप में उनमें से कुछ कवियों का हम संक्षिप्त परिचय यहाँ पर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं श्रीधर पाठक की। इनका जन्म 1859 में हुआ था। खड़ी बोली के प्रथम समर्थ कवि के रूप में पाठक जी का स्थान द्विवेदी काल में मूर्धन्य माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन संभालने के पश्चात ही पाठक जी ने खड़ी बोली में कविताएं लिखी हैं। वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत आदि उनकी ख्याति प्राप्त मौलिक कृतियां हैं। देशभक्ति, राजभक्ति, समाज सुधार के स्वर उनकी कविताओं में मुखरित हैं। भारतोत्थान, भारत प्रशंसा जैसी कविताओं में उनकी देशभक्ति मुखरित होती है, तो जार्ज वंदना जैसी कविताओं में भारतेंदुकालीन कवियों के समान राजभक्ति भी प्रकट होती है। बाल विधवा जैसी कविता में पाठक जी का सुधारवादी व्यक्तित्व झलकता है। इन विषयों पर लिखी कविता की अपेक्षा पाठक जी की कवि प्रतिभा का निखार प्रकृति चित्रण की कविताओं में देखा जा सकता है। इन्होंने प्रकृति चित्रण की परंपरागत रूढ़ी से हटकर प्रकृति के स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण की नई परिपाटी का आरंभ किया, जिसमें छायावादी प्रकृति चित्रण शैली के बीज के दर्शन होते हैं। पाठक जी की मौलिक कृतियों के समान ही उनकी अनुदित कृतियां भी सरस हैं। इन्होंने अनुवाद के लिए मुख्यतः कालिदास और गोल्ड स्मिथ का चयन किया। कालिदास का ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ की 3 कृतियों का पाठक जी ने सफल अनुवाद किया है। ये अनुवाद हैं हर्मिट का एकांतवासी योगी, डेजर्टेड विलेज का उजड़ा ग्राम और द ट्रैवलर का पथिक। दूसरे कवि हैं पंडित नाथूराम शर्मा शंकर। इनका जन्म भी 1859 में हुआ था। रीतिकालीन तथा द्विवेदीकालीन काव्य प्रवृत्तियों को अपने काव्य में समेटने वाले कवियों में शंकर जी का अपना अलग स्थान है। इनके काव्य में समस्या पूर्ति के साथ ही देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग आदि द्विवेदीकालीन काव्य विषय भी देखे जा सकते हैं। एक ओर श्रृंगारमयी रचनाएं हैं, तो दूसरी ओर सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों, अंधविश्वासों, बाल विवाह आदि पर तीखे व्यंग्य और विधवाओं तथा अछूतों के दारुण दुखों की अभिव्यक्ति करने वाली रचनाएं भी हैं।
शंकर जी आरंभ में ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन आगे चलकर खड़ी बोली को उन्होंने मात्र अपनाया ही नहीं अपितु उसका पक्षपात भी किया। ये हिंदी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। ब्रजभाषा खड़ी बोली के अतिरिक्त इन्होंने उर्दू में भी अच्छी कविताएं लिखी हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं ब्राह्मण तथा सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य और शंकर सर्वस्व इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। तीसरे प्रमुख कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म 1865 में हुआ था। ये द्विवेदी कालीन महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। हरिऔध जी ने अपना साहित्यिक जीवन ब्रजभाषा में काव्य रचना से प्रारंभ किया। इनकी प्रारंभिक कविताओं पर भक्ति और रीति के संस्कार ही प्रबल थे। आगे चलकर हरिऔध जी ने खड़ी बोली को अपनाया। खड़ी बोली को काव्य के उपयुक्त बनाने में इनकी रचनाओं का बहुमूल्य योगदान रहा है। प्रिय प्रवास तथा वैदेही वनवास शीर्षक प्रबंध काव्य और चुभते चौपदे, चोखे चौपदे शीर्षक मुक्तक काव्य इसके सशक्त प्रमाण हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह हरिऔध जी की अपनी पहचान बनाने वाली कृति है। प्रिय प्रवास में द्विवेदी कालीन सुधारवादी दृष्टिकोण उभरकर सामने आता है। इसमें राधा और कृष्ण न तो भक्तिकालीन आत्मा परमात्मा है और न रीतिकालीन रसीले छैल छबीले प्रेमी युगल, अपितु वे नितांत मानवीय हैं। वे स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि से जुड़े उन त्यागमयी व्यक्तित्वों के प्रतीक हैं जिनका जीवन राष्ट्रहित में समर्पित है। यहाँ राधा जी कृष्ण के वियोग में रक्त के आंसू नहीं बहाती, अपितु ब्रजवासियों की सेना में अपने व्यक्तिगत दुख को भुलाती हैं। वास्तव में यह सेवा राधा उन मानवतावादियों को आदर्श मानकर चलती हैं जो उनके नारी समाज को स्वतंत्रता दिलाना चाहता है। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ जाकर राधा ने सबके लिए प्रेरणा का कार्य किया। रसकलश हरिऔध जी का ब्रजभाषा में लिखा एक रीति ग्रंथ है, जिसमें रस के स्वरूप और प्रकारों का सूक्ष्म विवेचन है। रीति ग्रंथ होने पर भी इसमें नायिका भेद वर्णन और ऋतु वर्णन के अंतर्गत कुछ मौलिक स्थापनाएं हैं। मुक्तकों में प्रमुखतः उपदेश का स्वर मुखरित है। सहज चलती बोल चाल की मुहावरेदार भाषा इनके काव्य की अपनी विशेषता है। द्विवेदी युग के चौथे प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 1886 में हुआ था। द्विवेदी कालीन आदर्शों और मान्यताओं का बहुविध प्रतिनिधित्व मैथिली शरण गुप्त का साहित्य करता है। मैथिली शरण गुप्त पहले कवि हैं जिन्होंने अपनी समसामयिक नैतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय आकांक्षाओं को वाणी देकर खड़ी बोली काव्य को युगीन चेतना से जोड़ा है। गुप्त जी की प्रथम पुस्तक रंग में भंग राष्ट्रीय चेतना की वह अभिव्यक्ति है जो उन्हें भारतेंदुकालीन तथा अपनी समकालीन धारा के कवियों से अलग करती है। इनमें न तो मात्र अतीत का गौरव है और न वर्तमान दशा के प्रति करुणा विगलित स्वर, अपितु इनकी दिव्य झांकी प्रस्तुत करते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करने का संदेश है। इस कृति के उपरांत प्रकाशित भारत भारती गुप्त जी की ख्याति का मूलाधार है। इसे लिखने की प्रेरणा उन्हें मुद्दस्से हाली और कैफी के भारत दर्पण से मिली। इसमें तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना
वर्तमान की हीन भावना के संदर्भ में अतीत का गौरव और प्रकारांतर से भविष्य का संकेत चित्रण है। हिंदू, केशों की कथा और स्वर्ग सहोदर आदि रचनाएं भारत भारती की अगली कड़ियां हैं। आधुनिक काल में लुप्त प्राय प्रबंध काव्य के सशक्त संरक्षक गुप्त जी ही सिद्ध हुए हैं। उन्होंने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्यों की रचना की है। जयद्रथ वध, विकट भट्ट, पलासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज और यशोधरा आदि इनकी कवि प्रतिभा के चरम स्तंभ माने जाते रहे हैं। साकेत के कारण इन्हें आधुनिक तुलसी कहा जाता है। उर्मिला को केंद्र में रखकर प्रस्तुत इस राम कथा में द्विवेदी युगीन नैतिकतावादी आदर्श, पुनरुत्थानवादी सांस्कृतिक चेतना, मानवतावादी मान को प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। यशोधरा में नारी की वेदना, करुणा, ममता, त्याग और दायित्व बोध की सहज भावभीनी अभिव्यक्ति है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य शैली में प्राप्त विविधता उनकी बहुआयामी प्रतिभा की पहचान है। उन्होंने खंड काव्य, निबंध काव्य, महाकाव्य, पद्यनाट्य, चंपू, प्रगीत, मुक्तक आदि लिखे हैं। खड़ी बोली को काव्य के उपयुक्त बनाने में गुप्त जी का बहुमूल्य योगदान रहा है। गुप्त जी ने खड़ी बोली की वर्णनात्मक क्षमता को वृद्धिगत करके उस युग में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी जी। इनका जन्म 1889 में हुआ था। द्विवेदी कालीन इतिवृत्तात्मकता और छायावाद की आत्मनिष्ठा के बीच की कड़ी के रूप में रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं। भारतेंदु काल से इन तक जो देश प्रेम अभिव्यक्ति की परंपरा चली आई थी, त्रिपाठी जी ने उसे अनुभूति परक बनाया। मिलन, पथिक, स्वप्न इन तीनों कालखंडों को समेटकर उन्होंने एक काव्य रचा जो खंड काव्य के रूप में उपस्थित था। उनका देश प्रेम न तो देश की हीनता का विवरण प्रस्तुत करता है और न ही भावुकता परक चित्र, अपितु तत्कालीन परिवेश में कवि के अनुभव, भाव और विचारों से ओतप्रोत है। इन 3 खंड काव्यों में ऐतिहासिक, पौराणिक, इतिवृत्त न होकर स्वच्छ कथाओं की उद्भावना की गई है। मिलन में विदेशी राज्य से स्वदेश का उद्धार तथा पथिक में क्रूर एक तंत्र से मुक्ति पाने के लिए बलिदान की कहानी है। इन तीनों में यथास्थान प्रकृति के भी मनोरम चित्र अंकित हैं। अनुभूति, कल्पना, वैयक्तिक स्पर्श और अभिव्यंजना की नवीनता इन प्रबंधों की अपनी विशेषता है। प्रबंधों के अतिरिक्त मुक्तक काव्य भी त्रिपाठी जी ने लिखा है। मानसी में संग्रहित इनकी कविताओं में देशभक्ति, प्रकृति चित्रण, नीति निरूपण आदि विषयों की अभिव्यक्ति है। इनके प्रबंध और मुक्तक काव्य में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियां पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। ये छायावादी काव्य का पूर्वाभास देती हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसकी ओर संकेत करते हुए लिखा है, रामनरेश त्रिपाठी शब्द शिल्प को पंत में और अविधा द्वारा काव्यात्मक अभिव्यक्ति को निराला में देखा जा सकता है। मूर्त उपमेय के लिए अमूर्त उपमान, अमूर्त उपमेय के लिए मूर्त उपमान, मानवीकरण, लाक्षणिक प्रयोग आदि को छायावादी काव्य का पूर्वाभास कहा जा सकता है। इस तरह यह वर्णन संपूर्ण हुआ कि द्विवेदी युग के इन प्रमुख कवियों और उनके कृतित्व से हमारा परिचय हुआ। धन्यवाद।